Hello students, today we will discuss some more theories about capacitance that we carried out in our previous lectures. आज हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस के बारे में और आगे थ्योरी क्या हो सकती है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया। तो एक कैपेसिटेंस का बेसिक आइडिया हमने आपको दिया कि कैसे चार्ज जो है एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। तो जब हम कैपेसिटर की बात करें या कंडक्टर की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बहुत लोग सोच सकते हैं दिमाग में कि सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, वो सारी बातें आगे आएंगी। मोटा जो आइडिया है, मतलब जो ब्रॉड थिंग है समझने वाली, वो ये है कि कोई भी बॉडी जो चार्ज को स्टोर कर रही है या उसके पास एबिलिटी है तो वो ऑलरेडी एक कैपेसिटर की तरह काम करेगी, कंडक्टर की तरह काम करेगी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल दिमाग में आउटलाइन स्टूडेंट्स के रहती है कि कैपेसिटर का मतलब दो प्लेट्स और बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो तो है ही, और एक पर्टिकुलर कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में वो सब आप पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक थ्योरी है वो कहाँ से शुरू होती है, उसका कुछ आइडिया मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। कैपेसिटेंस का वो लेक्चर था, इस वीडियो के ठीक पहले वाला वीडियो। तो जो लोग इस वीडियो से देखना शुरू कर रहे हैं तो उनको मैं सलाह दूंगा वो पहले वाला वीडियो जरूर देखें। ये उसी की एक अगली सीरीज है, पार्ट 2 है। तो लास्ट टर्न पे या लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है to the charge given to a conductor, means when the charge is given potential increases। तो लास्ट वाला लेक्चर ही मैं रिकैप कर रहा हूँ अभी, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने कैपेसिटेंस ले लिया था और कैपेसिटेंस को हमने डिफाइन किया यहाँ से Q by V से, और V अगर 1 वोल्ट हो जाए तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस है, जो ये टर्म कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, चार्ज के। और वो चार्ज कितना है, कैपेसिटेंस इज बेसिकली इक्वल टू द चार्ज नीडेड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, रेज करने के लिए जो चार्ज हमें चाहिए होता है वही उसका बेसिकली कैपेसिटेंस होता है। फिर हमने इसकी यूनिट की बात की, क्यू के लिए हम कूलाम लेते हैं, वी के लिए वोल्ट लेते हैं। कूलाम पर वोल्ट इसकी एक यूनिट बनी थी, और इसको हमने एक फैरेड भी बोला था कि इसकी एक यूनिट जो है माइकल फैराडे के नाम पे फैरेड भी है। और वहां पर डिस्कशन ये किया था कि जो फैरेड यूनिट है, इट्स अ वेरी बिग यूनिट, ह्यूज यूनिट, एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड। हम प्रैक्टिकली ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं बना सकते हैं जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो। तो इस स्टेटमेंट को समझिएगा, अभी हम इसी को आगे इलेबोरेट करेंगे कि क्यों नहीं बना सकते हैं। तो जब जैसे हमने 1 किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल मेजरमेंट है वो किस स्केल का है उस हिसाब से हम यूनिट भी चूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, फैरेड जो है बहुत बहुत ह्यूज यूनिट है कैपेसिटेंस के लिए। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को फैरेड में नापते हैं, तो उसके लिए कुछ डिराइव्ड यूनिट है, जैसे माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड में 10⁻⁻6 फैरेड होते हैं, या माइक्रोफैरेड, जिसको पिकोफैरेड भी कहते हैं, पिकोफैरेड। और इसमें होते हैं माइक्रो 2 बार 10⁻12 फैरेड। ठीक है, तो ये क्यों डिराइव किए गए, इससे काम क्यों नहीं चल रहा था, फैरेड क्यों बड़ी यूनिट है, ठीक है, और क्यों हम 1 फैरेड कैपेसिटी का कैपेसिटर नहीं बना सकते हैं, उन चीजों के जवाब अब आपको मिलने वाले हैं। ये पुराना एक रिकैप था। ठीक, चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक चीज और समझ लीजिएगा, ये एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी, भी कैपेसिटर या कंडक्टर के जो कैपेसिटेंस है वो उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो आप नहीं बदल सकते।
बाजार से आप कभी भी कैपेसिटर जो पंखों में लगा होता है, कभी देखा हो किसी ने, वो आप उसकी कैपेसिटी आप बदल नहीं सकते। ठीक है, आप कहेंगे हम पोटेंशियल बढ़ा दें, आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही इंटर्न चार्ज भी बढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा क्या? तो कहने का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये दिमाग में अपने बैठा लीजिए। तो अब हम निकालना चाहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या जानता है? स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। कंडक्टर या कैपेसिटर बात एक ही है। आइसोलेट का मतलब है अलग थलग, अगर हिंदी के मीनिंग में जाए। अलग थलग का क्या मतलब है? जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ फिजिक्स में क्या मतलब है? देखिए, सबसे सिंपलेस्ट शेप क्या हुआ किसी कंडक्टर का? स्फेरिकल शेप। ठीक है, जब हम आइसोलेटेड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस पर एक्सटर्नल जो सराउंडिंग्स हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब इसके नियर बाई कोई और चार्ज कंडक्टर नहीं रखा है, या इस कंडक्टर का जो चार्ज है, जो भी हमने दिया है, जो इसके पास एक्यूमुलेटेड है, इकट्ठा है, वो कहीं लीक नहीं हो रहा है। सराउंडिंग से इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। लेट मी ड्रा, माय ड्राइंग इज टू बैड। तो हमने क्या किया, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हम इस फेरेड के बारे में करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन कि क्यों फेरेड कैपेसिटी नहीं हो सकती है किसी कंडक्टर की। तो हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, इसकी कोई रेडियस होगी r ले लिया, इसका कोई सेंटर होगा, और इसको हमने चार्ज दिया। सपोज ऑन गिविंग द चार्ज प्लस q देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। क्यू चार्ज देने पर जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है। अब समझिए ये चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है, और चार्ज कंडक्टर पर जब भी कोई चार्ज आप देंगे किसी कंडक्टर पर, तो सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट करेगा। क्यों करेगा? यूनिफॉर्मली क्यों करेगा? क्योंकि चार्ज कंडक्टिंग सरफेस जो होती है, किसी कंडक्टर की जो चार्ज सरफेस होगी, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करती है। ठीक है, सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होती हैं। वो कंडक्टर की सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। इस बारे में काफी डिटेल में चर्चा हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के टॉपिक में कर चुके हैं, तो उसी को रिलेट कर रहे हैं। तो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस कंडक्टर पे, और अब ये कैसे बिहेव कर रहा है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के तरह बिहेव कर रहा है। तो जब भी हम किसी पॉइंट पर, चाहे वो स्फीयर के अंदर हो या बाहर हो, अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वी विल ऑलवेज थिंक दैट द होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सारा का सारा चार्ज स्फीयर के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। और पोटेंशियल आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग पहले भी पढ़ ही चुके हैं कि पोटेंशियल किसी स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Here R is the radius of that spherical conductor। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं? कैपेसिटेंस इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का, जिसको हमने चार्ज किया है, चार्ज दिया है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है? C इक्वल टू Q बाई V। वी नो द वैल्यू ऑफ V, पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है, देयरफॉर जो कैपेसिटेंस हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? C इक्वल टू Q बाई V। Q एज इट इज रखिए, V की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट करिए, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। देखिए Q और Q कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी?
तो आपको याद होगा लास्ट टर्न पे हमने ये कहा था लास्ट वीडियो में कि कोई भी कैपेसिटर की कैपेसिटी केवल उस कंडक्टर की या कैपेसिटर की डायमेंशंस पे, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, उसके साइज पे डिपेंड करेगी। तो देखिए C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक कांस्टेंट जो बदलने वाला नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल फोर्स के फार्मूले में, कोलम्बियन फोर्स के फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर खूब पढ़े होंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आती थी 9 × 10⁹ आती थी। तो ये वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी, इसके अपॉन में ये चला जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है उस स्पेस की जहां ये रखा, अभी हमने मान लिया ये एयर में रखा है, ठीक है। तो C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, रेडियस ऑफ द स्फीयर। यानी अगर हम रेडियस बढ़ाएं तो हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कोई इसमें पैरामीटर नहीं है जो कैपेसिटी को बदल सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1 फैराड कैपेसिटी किसी कैपेसिटर की क्यों नहीं हो सकती है। तो हम इसी स्फेरिकल शेप को लेकर चलते हैं। दूसरा, जब हमने ये इसको कहा कि ये स्पेस में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तब इसका कैपेसिटेंस इतना है, और अगर किसी मीडियम में रख देते हैं तो फॉर ए मीडियम इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वहां पर उस मीडियम का एक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × R। ये फार्मूला जो है डिराइव होके आ जाएगा किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं ये कि 1 फैराड कैपेसिटी क्यों नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन लेते हैं एक, लेट अस कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या है, अर्थ भी स्फेरिकल एक शेप है, एक आइसोलेटेड स्फीयर है, ठीक है। उसका हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है। यानी फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, और उसकी रेडियस अर्थ की कितनी है, सभी को पता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो अर्थ भी इसी शेप की होगी, मान लेते हैं अर्थ की रेडियस हमारे पास इस R की जगह पे कैपिटल R हम कर देते हैं। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला यही आएगा, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, स्मॉल r की जगह पे क्या हो जाएगा कैपिटल R। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, देखिए इधर 1/9 × 10⁹ और R की वैल्यू आपको गिवन है। SI सिस्टम में आप इसको करिए, ये किलोमीटर में है, इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। नाउ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/10⁹। याद रखिएगा ये रेसिप्रोकल है 1 का, और R की वैल्यू है हमारे पास 6400 किलोमीटर। मीटर में जब इसको बदल देंगे तो ये आ जाएगा 6.4 × 10⁶ मीटर। नाउ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका C क्या हो जाएगा, वैल्यू रखिए 1 इसकी वैल्यू रखिए 9 × 10⁹, और R की वैल्यू कितनी हो गई 6.4 × 10⁶। इसकी कैलकुलेशन अगर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें मिल जाएगा 0.711 × 10⁻³ ठीक है। अब ये यूनिट क्या है, जो ये 10⁻³ आया है यहाँ पर, ये किस में आया है कैपेसिटेंस, देखिए कूलाम पर वोल्टेज चल रहा है, तो ये जो कैपेसिटेंस इधर का मैं मिटा रहा हूं, समझिए। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये किस में आया है, फैराड में। याद रखिए 1 माइक्रो फैराड में 10⁻⁻⁶ फैराड होते हैं। तो हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स और लगा लें, इसको माइक्रो फैराड में देखिए, ये फैराड यूनिट देखिए कितनी स्मॉल हो गई, बिग हो गई सॉरी। अगर इसमें थोड़ी और मैथमेटिक्स लगा लें तो ये लगभग आ जाएगा 711 × 10⁻⁶ फैराड।
और 10⁻⁻6 फैरेड किसके इक्वल होता है? 1 माइक्रो फैरेड। तो हम ये कह सकते हैं 711 माइक्रो फैरेड। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ टू होल्ड द चार्ज। अर्थ केवल इतने माइक्रो फैरेड चार्ज अपने पास रख सकती है, यानी अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसका साइज अर्थ के साइज के बराबर है, इतना बड़ा साइज है, तब उसके पास कितना कैपेसिटेंस है? 711 माइक्रो फैरेड, जो कि बहुत बहुत कम है। अगर यहां पर 10⁻6 प्लस का और आए तब जाकर ये 1 फैरेड की बराबरी कर पाएगा। तो गड़बड़ कहां पर है हमारे पास? गड़बड़ हमारी ये है कि हमने जब शुरू में डिफाइन किया, हमारी गड़बड़ नहीं, जो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने डिफाइन किया, जैसे कूलाम एक बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की। एक कूलाम चार्ज किसके बराबर होता है? 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हो, उनके चार्ज जब लोगे तो 1 कूलाम बनेगा। वो भी बहुत बड़ी यूनिट थी, तो हमने उसको माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट किया। ठीक है, एज पर आवर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ऐसा कैपेसिटर बना लें जिसकी कैपेसिटी 1 फैरेड हो। क्यों? क्योंकि अर्थ एक जो बहुत बड़ा साइज है हमारे, जिस पर हम रह रहे हैं, उसका खुद का कैपेसिटेंस कितना है? 711 माइक्रो फैरेड। तो उससे बड़ा साइज तो आप अर्थ पे रख के बना नहीं सकते। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला, जो फैरेड यूनिट थी वो प्रैक्टिकली बहुत बड़ी यूनिट है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इस तरीके का कैपेसिटर बना पाना, इस कैपेसिटी का कैपेसिटर बना पाना वो संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने माइक्रो फैरेड यूनिट जो है अडॉप्ट की। ठीक, माइक्रो फैरेड एक स्मॉल यूनिट है जो हमने कैपेसिटेंस के लिए यूज करी। तो अब सवाल ये उठा कि हम क्या करें ज्यादा से ज्यादा चार्ज इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि स्फेरिकल शेप में हमने ये देखा कि हमारे पास कैपेसिटेंस जो है इससे ज्यादा जा नहीं रहा। तो एक कंसिडरेशन हुआ कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट किया जाए। उसकी थ्योरी क्या है? तो कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का डिपेंड करेगा उसके शेप, साइज, डायमेंशन का, जो भी आप कंडक्टिंग प्लेट्स ले रहे हैं उनके बीच के सेपरेशन का, उनके बीच का मटेरियल क्या है, जो भी डायरेक्टिंग मटेरियल आपने फिल किया है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को लेके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप लोग लगा सकते हैं। स्फेरिकल ड्रॉप वाले न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो खासकर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक्स बहुत क्लियर रखें, क्योंकि बेसिक ही आपके काम आएंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग करिए चाहे मेडिकल की प्रिपरेशन करिए। जिसका 12th का बेस सही नहीं होगा वो कोई भी कंपटीशन निकालने में बहुत बहुत कठिनाइयां महसूस करेगा। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव ए गुड